students, welcome to the class of the Sale of Goods Act 1930, and today we will see what is the effect of transfer of title. Suppose कीजिए अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें टाइटल का रोल कितना ज्यादा होता है, दैट वी विल सी. Section 27 to 30 is related to this topic. So now let's discuss बच्चे. एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड इफ यू आर स्टडिंग द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, आपको ये मैगजिम बिल्कुल टिप्स पर पता होना चाहिए. दैट इज नेमो डेट क्योर्ड नॉन हैबिट. ओके, नेमो डेट क्योर्ड नॉन हैबिट का मीनिंग क्या है बच्चे? इसके पीछे एक रीजन है. देखिए, जब सेलर होता है, जो सपोज कीजिए ये सेलर है और इसका ये कोई प्रोडक्ट है, ये इसको बेचना चाह रहा है. he neither himself is the owner nor he has the authority to own that good. ना तो ये इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ओनर है और ना ही इसके पास कोई अथॉरिटी है इस सामान को बेचने की, लेकिन फिर भी ये सामान बेच देता है. तो क्वेश्चन क्या राइज हुआ मार्केट में? शुड ही हैज द राइट ऑफ ओनर? क्या उसके पास उस ओनर का राइट है? और अगर है तो क्या he is entitled to recover back possession of the goods from one to whom they have been sold? क्या इसने जिसको ये सामान बेचा है उससे दोबारा से वो सामान वापस लेने की इसके पास अथॉरिटी है? और शुड द बायर who might have bought them in good faith, मतलब ऐसा बायर जिसने मतलब गुड फेथ में, जिसको ये पता ही नहीं था कि उस सेलर के पास अथॉरिटी थी ही नहीं उस सामान को बेचने की, फिर भी वो उससे खरीद लेता है, बी प्रोटेक्टेड? क्या उसका राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा? क्या उसको अलाउ किया जाएगा टू रिटर्न द गुड्स? क्या या उसके साथ ऐसे कि तुम वापस से गुड्स उसी को दो? तो ये सब चीजें हम आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं कि क्या सेलर के पास राइट होता है उस सामान को बेचने का जिसकी उसके पास ओनरशिप ही नहीं है. ओके, सपोज कीजिए ये क्वेश्चन किन किन केसेस में अराइज होते हैं. ये हो जाते हैं जैसे एक पर्सन है जिसको कोई सामान रोड पर पड़ा मिलता है और वो उस सामान को लेटर ऑन बेच देता है, या फिर एक चोर है जिसने सामान चुरा लिया कहीं से और अब वो बचने के लिए उस सामान को किसी को बेच दे, या फिर एक ऐसा पर्सन हु सोल्ड द थिंग्स बोथ ऑन क्रेडिट और ऑन अ हायर परचेज बेसिस, जिसने क्रेडिट पर या हायर परचेज बेसिस पर किसी से सामान लिया है और लेटर ऑन वही उस सामान को किसी तीसरे पर्सन को बेच दे. या फिर एक केस ऐसा भी उठ सकता है कि पर्सन हु इज इन कॉन्टिन्यू इन अ पोजेशन ऑफ गुड्स, जो शुरू से ही एक गुड्स के पोजेशन उसी के पास है, and he has already sold resells goods means ऐसे गुड जो पहले से ही किसी को मतलब किसी को बेचे हुए हैं, वो उन सामान को फिर से बेच देता है. so we will study what will happen in these situations, right बच्चे? so जनरल रूल क्या है बच्चे? हमारा है सेक्शन 27 और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? दैट नेमो डेट क्योर्ड नॉन हैबिट, लेटिन मैगजीम है जिसका मतलब क्या है? दैट नो वन कैन गिव व्हाट दे डू नॉट हैव. सिंपल सी चीज है, नो वन कैन गिव व्हाट दे डू नॉट हैव. रहेगा याद? नो वन कैन गिव व्हाट दे डू नॉट हैव. द अंडरलाइंग आइडिया बिहाइंड दिस इज द ट्रांसफर ऑफ टाइटल. जो टाइटल उन्हीं के पास नहीं है वो किसी और को कैसे दे सकते हैं? सो दीज रूल्स is related to section 27 to 30 that we will study here, right? So firstly, sale by the person not the owner. As a general rule, section 27 क्या कहता है? That no man can sell the goods or give a good title to them unless he is the owner. कोई सेलर कोई भी चीज को सेल नहीं कर सकता है अगर वो ओनर उस सामान का नहीं है, राइट? उस सामान का ओनर नहीं है और समवन जिसके पास इस किसी सामान को बेचने की अथॉरिटी नहीं है, कंसेंट नहीं है, जैसे कि किसी का एजेंट. जैसे सेलर, कई बार ये होता है ना, दुकान पर आपने देखा हो दुकान का मालिक नहीं है लेकिन उसकी जगह कोई और बैठा मिलता है, वो भी सामान बेच देता है. मतलब उसके पास उस सेलर ने अथॉरिटी दी हुई है कि मेरे एज अ एजेंट है और ये सामान बेचेगा, समझो मैं ही बेच रहा हूँ. तो ऐसी भी कोई अथॉरिटी नहीं है किसी पर्सन के पास, फिर भी वो सामान बेच देते हैं. तो क्या होता है? सो दिस द रूल जो है वो सेम रहता है. क्या? ऑल्दो सेल जो है वो एक ट्रांसफर हुई है बट ये एक सेल नहीं मानी जाएगी. Alright, the sale by the person who is not the owner, that is covered in section 27. and इसमें हम ये देखेंगे is क्या यहाँ पर मेन चीज होती है. सपोज कीजिए एक सेल, आप मान के चलिए सेल कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर सेलर है,
सेलर इज नॉट द राइटफुल ओनर ऑफ द गुड्स, वो उन सामानों का ओनर नहीं है, या फिर ही डजंट हैव द ओनर्स परमिशन, उसके पास ओनर की परमिशन भी नहीं है सामान बेचने की, या ही हैज नॉट रिसीव्ड एनी परमिशन फ्रॉम द ओनर टू एक्ट एज हिज एजेंट, वो उसका एजेंट भी नहीं है। एंड इन दिस सिचुएशन सपोज कीजिए ओनर एक्शन जो है डिसअलाउ द सेलर्स ऑथराइजेशन, बायर डजंट ऑब्टेन सुपीरियर टाइटल, मींस बायर ने जो सामान खरीदा है उसका उन सामान पर कोई टाइटल नहीं है, उससे वो सामान वापस लिया जाएगा, क्योंकि आपको ऐसे पर्सन ने सामान दिया है जो खुद ही ओनर नहीं था, तो बायर वहां पर एंटाइटल होगा उस सामान को वापस देने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बायर देखिए मान ठीक है हमने माना है कि बायर की कोई मिस्टेक नहीं है, बट जो सामान उसके पास आया है जिस पर्सन के थ्रू आया वो तो ओनर नहीं है, आप कैसे वो सामान के टाइटल को अपने नाम कर सकते हो जबकि आप खुद ही उस सामान ऐसे सामान का वो ओनर नहीं है, राइट। सो दिस इज द मेन थिंग दैट इज कवर्ड। सो द रूल जो है ये डिराइव्ड है, इसमें क्या बोला गया, नोबडी कैन गिव व्हाट ही हिमसेल्फ हैज नॉट, ओके। सो सेलर कैन नॉट ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन दैट ऑफ हिज ओन, अगर सेलर ऐसा कोई टाइटल जो कि उसका खुद का डिफेक्टिव टाइटल है, मींस वो खुद ही टाइटल ओनर नहीं है, तो बायर का भी टाइटल डिफेक्टिव ही रहेगा, बायर भी उस सामान का मालिक नहीं बन सकता अगर सेलर ही मालिक नहीं है, ओके बच्चे। बट अब आ जाते हैं एक ट्विस्ट में, क्या ट्विस्ट आया इस सेक्शन से कि इस सेक्शन की कुछ एक्सेप्शंस है, मींस ये एक्सेप्शन क्या क्या मतलब है कि वैसे तो सेक्शन 27 आपको अच्छे से समझ में आया कि अगर सेलर खुद ही मालिक नहीं है, खुद ही वो ट्रू ओनर नहीं है, तो बायर के भी राइट्स को वो नहीं बचा सकता और बायर भी उस सामान का ओनर नहीं रहेगा, बायर को वो सामान वापस करना पड़ेगा। बट इस सारी सिचुएशन के एक्सेप्शन है, मींस ये जो मैं पॉइंट्स अब आपको बताऊंगी इन पॉइंट्स में बायर के पास एक्चुअल टाइटल आएगा ही आएगा, चाहे सेलर का रोल कैसा ही हो, ठीक है। यहाँ पर बायर से सामान वापस नहीं लिया जाएगा और बायर के पास सामान रहेगा। क्या एक्सेप्शंस हैं दैट वी विल स्टडी। सो द वेरी फर्स्ट इज व्हेन द सेल इज अंडर द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द ओनर, ओके, मींस ओनर की अथॉरिटी है, इम्प्लाइड ओनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी, दैट्स द फर्स्ट सिचुएशन। अगर ओनर ने अपनी अथॉरिटी दी हुई है किसी को कि तुम मेरे नाम पर सामान बेच सकते हो, तो यहाँ पर बायर भी उस सामान का ओनर रहेगा, ओके। सो दीज हियर वी आर गोइंग टू रीड सर्टेन सिचुएशंस जहां पर सेलर ऑफ द गुड्स में नॉट बी हैविंग अ गुड टाइटल, मीन सेलर के पास बेशक टाइटल नहीं है बट बायर को अगर वो टाइटल मिल जाएगा दैट विल बी अ गुड टाइटल, ओके। सो द फर्स्ट हमने जो अभी लिखी है दैट इज ओनर इम्प्लाइड, ओनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी है। सो व्हेन द ओनर ऑफ द गुड्स बाय हिज ओन एक्ट, या फिर ऐसा कर दे ही मेक्स द बायर, बायर को ऐसा बिलीव करवाए दैट सेलर ऑफ द गुड्स हैज द राइट टू सेल देम, मींस जो सेलर है उसके पास वो राइट है बेचने के, तो लेटर ऑन वो डिनाई नहीं कर सकता, बायर को ये नहीं कहेगा कि नहीं नहीं मेरे पास नहीं था तो सामान वापस दे, क्योंकि आपने बायर को ऐसा बिलीव करवाया है कि आप ही ओनर हो, तो बायर से आप सामान नहीं ले सकते। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, समझिए। सपोज कीजिए इफ अ सन सेल्स हिज मदर्स ज्वेलरी, सन है अपनी मदर की ज्वेलरी ले जाकर किसी को दे देता है, सो इन हर प्रेजेंस, जहां पर उसकी मदर की भी प्रेजेंस है, शी इज स्टैंडिंग देयर एंड शी इज नॉट डिनाइंग, वो डिनाई भी नहीं कर रही, तो इससे तो साफ मतलब है दैट मदर ऑल्सो वॉन्ट्स टू कि ये सेल, ये जो ज्वेलरी है ये उस पर्सन को दी जाए। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मदर भी डिनाई नहीं कर रही है, शी इज मेकिंग नो ऑब्जेक्शन, सो शी वॉज नॉट सब्सिक्वेंटली परमिटेड टू डिनाई। अब लेटर ऑन मदर उस पर्सन के पास नहीं जाएगी कि तुम्हें तो मेरे बेटे ने दी थी वापस से मेरी ज्वेलरी दो, नो, यहाँ पर पर्सन कह सकता है दैट दैट टाइम इट वाज कंप्लीट, ऐसी सिचुएशन थी जहां पर ये दिख रहा था कि आप खुद से उस सामान को देना चाह रहे हो एंड नाउ यू आर बाइंडिंग ऑन दिस दिस, ये जो सेल हुई है नाउ यू आर बाइंडिंग। सो यहाँ पर एक स्टॉपल वर्ड हमने करा है बच्चे बहुत अच्छे से, स्टॉपल जस्ट टाइप कर लीजिएगा, स्टॉपल की आपको मेरा एक सेशन दिखेगा वो देखिए, स्टॉपल मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, तो यहाँ पर मदर स्टॉप हो जाएंगी फ्रॉम डिनाइंग दैट दिस सेल इज नॉट कंप्लीट, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। नेक्स्ट सिचुएशन कौन सी होगी, फर्स्ट हमने देख लिया वेयर ऑनर इंप्लाइड अथॉरिटी है, सेकेंड इज सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। अगर मर्केंटाइल एजेंट ने सेल करी है तो ये भी माना जाएगा कि बायर यहाँ पर अच्छा टाइटल होल्ड करेगा, तो ये क्या कहता है, ये इवन सेक्शन 27 का प्रोविजो भी है अलग से, तो इसमें क्या बोला गया, ये एक्सेप्शन है सेकंड, दैट
कि यहाँ पर कुछ कंडीशन अगर ऐसी हो जहाँ पे सेलर जो है वो मर्केंटाइल एजेंट हो, या फिर मर्केंटाइल एजेंट जो है उसको पोजेशन मिल गया है सामान का, मीन्स उसके पास सारा सामान पड़ा है, डॉक्यूमेंट्स भी रखे हैं जो, और उसके पास कंसेंट भी है कि वो अपनी कैपेसिटी में किसी को सामान दे सकता है। एंड वाइल सेलिंग द गुड्स ही मस्ट हैव बीन एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जब वो सामान दे रहा है तो वो एक बिजनेस टाइमिंग पर ही दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये बिजनेस का ही पार्ट है, तो वो केस। एंड द लास्ट सिचुएशन इज कि बायर यहाँ पर गुड फेथ में वो सामान खरीद रहा है विदाउट हैविंग एनी नोटिस कि मर्केंटाइल एजेंट के पास अथॉरिटी है या नहीं। तो हमने कुछ चीजें देखी। सबसे पहली चीज क्या कि मर्केंटाइल एजेंट के पास अथॉरिटी है सामान बेचने की। सेकंड, वो एक रेगुलर बिजनेस में उस सामान को दे रहा है। थर्ड, यहाँ पर बायर गुड फेथ में खरीद रहा है और उसको लग रहा है कि मर्केंटाइल एजेंट के पास ये सामान बेचने की भी अथॉरिटी है। तो यहाँ पर बायर के पास जो टाइटल आएगा वो गुड टाइटल आएगा। अब यहाँ पर बच्चों एक डाउट आ सकता है कि मैम मर्केंटाइल एजेंट क्या होता है? मर्केंटाइल एजेंट की मैं बात कर रही हूँ ना। मर्केंटाइल एजेंट क्या होता है बच्चे? द पर्सन हु इज हैविंग द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मीन्स जिसके पास उस बिजनेस में ही डील करने का एक राइट है। लाइक एजेंट हो जाते हैं, ब्रोकर्स हो जाते हैं, कमिश्नर्स हो जाते हैं। दे हैव द राइट ईदर टू सेल द गुड्स, या फिर गुड्स को कंसाइनमेंट पे भेजना, या गुड्स को बाय करना, मनी रेज करना, मतलब वो बिजनेस में ही डील कर रहे हैं। जो सेलर का बिजनेस है उसी में ही वो काम कर रहे हैं। दे आर मर्केंटाइल एजेंट्स। और अगर वो ऐसा बेचते हैं तो इससे ये लगता है कि उनके पास अथॉरिटी है। सपोज कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। इफ ए गोज आउट ऑफ स्टेशन एंड लीव्स सम वैल्यूएबल विद हिज नेबर बी। ए यहाँ पर इसका ये घर था, इसमें रहता है, बट वो अब कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेशन चला गया है और अपने कुछ जरूरी चीजें बी अपने पड़ोसी के पास रख गया फॉर द पर्पज ऑफ सेफ कस्टडी, कि उसके पास ही अच्छे से रहेंगी। सो जो नेबर है हु हैपन्स टू बी एन ऑक्शनियर, जो यहाँ पर नेबर था वो एक ऑक्शनियर था, मतलब वो सामान बोली पर बेचता था, वो उन वैल्यूएबल्स को भी ऑक्शन में लगा देता है। अब बायर जो है, बायर को तो ये लगता है ना कि भाई ये तो डेली बोली लगाता है, कुछ सामान बेचता है, तो ये सामान भी इसी का ही होगा इसलिए ये बेच रहा है। सो यहाँ पर क्या है, द बायर विल नॉट एक्वायर गुड टाइटल। यहाँ पर बायर को टाइटल नहीं मिलेगा बिकॉज सेलर डिड नॉट गेट द पोजेशन इन हिज कैपेसिटी एज एन एजेंट बट एज अ नेबर। यहाँ पर जो बी ए है वो इनको जस्ट एक पड़ोसी के पास सामान रखवाली के तौर पर रखा गया है। ऐसे नहीं रखा गया कि तुम मेरे एजेंट हो या तुम मेरे बिजनेस में मेरे हेल्प करते हो इसलिए ये सामान तुम्हारे पास है, तो बायर को भी ये सामान नहीं मिलेगा। ऑल राइट, समझ में आया बच्चे? कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड एक्सेप्शन क्या होगी? थर्ड एक्सेप्शन इज सेल बाय द वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स। मींस जॉइंट ओनर देखे हमने, एक प्रॉपर्टी है सपोज, और उस प्रॉपर्टी के तीन चार मालिक हैं, जॉइंट प्रॉपर्टी है तीनों की, तीन जनों की, चार जनों की। तो यहाँ पर क्या है, ये सेक्शन 28 है, और सेक्शन 28 जॉइंट ओनर, इसको ध्यान से समझिएगा कि वन ऑफ द सेवरल जॉइंट, कुछ जॉइंट ओनर्स में से एक जो है इज इन, उसके पास ही वो सामान पड़ा है, ठीक है। तो अब वो क्या करता है, विद द परमिशन ऑफ अदर को ओनर्स के वजह से उसके पास सामान है, अ सेल बाय हिम, अगर वो सेल कर देगा तो ये बेटर टाइटल है, गुड्स बायर को लगेगा हाँ ये चारों ने ही सामान बेचा है। कल वो बायर के सामने वो तीन जने जाके ये नहीं कह सकते कि तेरे को जो सामान मिला है उसमें तो हमारा भी हक है, दे हमें वापस। नहीं, बायर कहेगा यू ऑल वर जॉइंट ओनर्स, और अगर आप में से कोई एक भी सामान बेचेगा तो ये माना जाएगा कि आप चारों ने ही उसे बेचा है। ओके, सो हेयर बायर इज, बायर उस सामान को गुड फेथ में खरीद रहा है और उसको ऐसा सच कोई नोटिस नहीं है कि जॉइंट ओनर के पास कोई अथॉरिटी भी नहीं है सेल करने की, ये कुछ नहीं है पता बायर को, तो बायर को अच्छा टाइटल मिलेगा। मीन्स बायर, मेन बात क्या है बच्चे, सारी सिचुएशन में बायर गुड फेथ में सामान ले रहा है। अगर उसको पीछे की स्टोरी पहले से ही पता है कि यहाँ पर जो ये चार ओनर है और जो ये बेचने आया है इसके पास अथॉरिटी भी नहीं है बेचने की, पहले इसको चारों से परमिशन लेनी थी, तो ऐसे केस में फिर बायर का टाइटल नहीं बनता। मतलब आपको तो पता था सब कुछ, आप फिर भी सामान खरीद रहे हो, आपको पहले उन तीनों की भी परमिशन लेकर आनी थी, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, बायर इज एक्टिंग इन गुड फेथ। कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, फोर्थ इज सेल बाय द पर्सन इन पोजेशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में एक पर्सन के पास सामान पड़ा है जिसको वो पोजेशन है उसके पास और उसको वो सेल कर देता है, तो इसमें बायर को कुछ नहीं पता कि ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में है या नहीं है, वो तो गुड फेथ में खरीद लेता है, तो यहाँ पर भी बायर का राइट नहीं जाएगा, बायर उस सामान का अच्छा ओनर रहेगा। ये सेक्शन 29 कहता है। कैसे? देखिए,
व्हेन जो सेलर है, सेलर ऑफ गुड्स, उसने सामान ऑब्टेन किया है थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, जो कि वॉइडेबल है, तो यहाँ पर क्या होगा, सेक्शन इंडियन आपने पढ़ा है सेक्शन 19, हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करेंगे उसमें देखेंगे, जैसे कोई मिस्टेक है, मिसचीफ हो गई, ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, तो उस रिलेशन में किसी के पास कोई सामान आ जाता है, बट द कॉन्ट्रैक्ट जो है अभी अवॉइड नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट अभी चल रहा है, सो एट द टाइम ऑफ द सेल बायर यहाँ पर गुड टाइटल एक्वायर कर लेगा। ओके, जैसे कि मैं आपको देती हूँ थेफ्ट, थेफ्ट ऑफ गुड्स, किसी का सामान चोरी हो गया। ओके, तो सामान चोरी हो गया, अब जो चोर है उसके पास सामान पड़ा है, उसको पता है कि ये सामान मेरे पास ऐसा है जो लेटर ऑन मेरे से जा भी सकता है, बट वो स्टिल उस सामान को बेच देता है, तो जो बायर है उसको अभी पता ही नहीं है कि ये थेफ्ट का सामान था, मतलब ये एक ऐसा सामान है जो कि वॉइडेबल भी हो सकता है, स्टिल वो खरीद लेता है इन गुड फेथ, तो यहाँ पर बायर को गुड टाइटल मिलेगा। ऑल राइट, नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज, फिफ्थ एक्सेप्शन क्या होगी, सेल बाय द सेलर इन पोजेशन। ओके, ऐसा सेलर जिसके पास वो सामान पोजेशन में है और अगर वो उस सामान को बेचता है तो बायर कंप्लीट उसका ओनर होगा। सेक्शन 30 है बच्चे, 30 का फर्स्ट क्लोज कहता है ऐसा, क्या कि अगर एक सेलर है जिसने अपना सामान पहले किसी और को बेच दिया है ऑलरेडी, और उस सामान का फिर भी उसके पास पोजेशन अभी भी है, सपोज कीजिए एक सेलर है ए और इसने सामान बेच दिया बी को, बी कहता है कि आप अभी अपने पास रखो, मैं आऊंगा और ले जाऊंगा कुछ दिन के बाद, तो ए के पास अभी वो सामान पड़ा है, ए क्या करता है चालाकी से उस सामान को सी को बेच देता है, और सी को अभी इनकी स्टोरी का नहीं पता कि ऐसे ऐसे बी को ऑलरेडी सामान बिक चुका है, तो वैसे देखा जाए सेलर कैन नॉट डील विद सच गुड्स, वो इन सामान के साथ नहीं कर सकता क्योंकि बी को वो सामान जा चुका है, एंड इफ ही डज सो तो बायर उसको लेटर ऑन स्यू कर सकता है, बी आके उसको केस भी करेगा, तो यहाँ पर क्या है कि सी को तो टाइटल मिलना चाहिए, एग्जाम्पल ए है, ए सेल गुड्स टू बी, बी फॉर हिज ओन कन्वीनियंस ए के पास ही सामान रख जाता है, और ए फ्रॉडुलेंटली क्या करता है, लेटर ऑन सामान सी को बेच देता है, हु बाइज देम इन द गुड फेथ, जिसको नोटिस भी नहीं है कि सामान ऑलरेडी बी को मिला हुआ है, तो सी यहाँ पर एक गुड टाइटल ले लेगा सामान का, ठीक है, डिलीवरी जो है वो ए ने सी को कर भी दी है, तो सी तो अब अपने पास ही रखेगा सामान, बट बी क्या कर सकता है, बी केस करेगा और इससे अपना डैमेजेस क्लेम करेगा। All right, now the next point is, that is sixth point, सिक्स्थ पॉइंट या सिक्स्थ एक्सेप्शन कौन सी होगी जिसमें सेल फिर भी बायर ही गुड टाइटल रिमेन करेगा, दैट इज सेल बाय द बायर इन पोजेशन। ओके, बायर इन पोजेशन, अगर ऐसा कोई सामान जो कि बायर के पास है, यही एग्जांपल ले लीजिए ए बी सी का ही, तो यहाँ पर क्या है कि अगर बायर ने सामान ऑब्टेन कर लिया है, पोजेशन उसके पास है, डॉक्यूमेंट्स उसके पास है, लेकिन अभी तक उसने सेलर को प्राइस नहीं दिया, ठीक है, कई बार करते हैं ना कि हम दुकान वाले से सामान ले आते हैं और कह देते हैं कि आपको कर देंगे एक दो दिन में पे, तो यहाँ पर क्या है, बी तो ले आया, बी ने ए को पैसे नहीं दिए हैं, और बी सामान किसको बेच देता है, सी को, सी को यहाँ पर नोटिस भी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर मेन चीज देखो बच्चे, हर केस में क्या है, जो बायर होना चाहिए वो गुड फेथ में सामान खरीद रहा हो, अगर यहाँ पर सी को नोटिस था कि बी ने ए का सामान जो ले रखा उसका पैसे नहीं दिए, तो सी भी यहाँ पर ओनर नहीं रहेगा, so here person who is receiving the goods was acting in the good faith and without any notice, तो यहाँ पर क्या होगा, he has the right in respect of those goods। ओके, समझ में आ रहा है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस मैं आपको समझा रही हूँ। नेक्स्ट इज रीसेल बाय एन अनपेड सेलर, ठीक है, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल होगा और अच्छी एक्सेप्शन है, अनपेड सेलर, अनपेड सेलर के पास तो देखिए राइट है ही, जैसे कि यही एग्जाम्पल ले लीजिए, ए ने सामान बेच दिया बी को, और बी कहते हैं सर अपने पास रखो, मेरे पास जब पैसे होंगे मैं आपको दे भी जाऊंगा, सामान ले भी जाऊंगा, अब क्या होता है कि यहाँ पर बी ना तो सामान लेने आता है और ए अभी भी अनपेड ही रहता है, और सामान उसके पास पड़ा है, तो वो सोचता है मैं नुकसान क्यों करूं, अगर मेरे पास कोई और उस सामान का खरीदार है उसको बेच देता हूँ, तो वो सी को बेच देता है। सो व्हेन एन अनपेड सेलर हैड एक्सरसाइज्ड हिज राइट ऑफ लाइन और स्टॉपेज ऑन ट्रांजिट या रीसेल द गुड्स, तो जो बायर जो गुड फेथ में उन टाइटल को लेता है वो उसका ओरिजिनल ओनर ही माना जाएगा। Okay, so this is one of the very good exceptions of this section 27। next is sale by the finder of goods, very very important, और ये हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ेंगे, सेक्शन 169 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, और ये इसकी भी एक्सेप्शन है। फाइंडर मीन्स किसी को कोई सामान पड़ा मिला है, कहीं पर रोड पर पड़ा मिला है, तो इससे क्या होता है, इसमें क्या बोला गया कि जो फाइंडर होता है किसी सामान का, जिसने वो सामान
देख लिया है, एंड ही हैज टू टेक ड्यू केयर ऑफ द गुड्स व्हाइल दे आर इन पोजेशन। तो जब वो सामान लेकर आता है, सबसे पहली ड्यूटी बनती है कि वो उस सामान को अच्छे से देख रेख में रखें, एंड उसकी ड्यूटी ये भी बनती है कि वो पूरी कोशिश करे कि इसका ट्रू ओनर कौन है। सपोज कीजिए उसको कोई ब्रीफ केस पड़ा मिला, ब्रीफ केस वो अपने घर ले आता है, उसका अच्छे से ध्यान रखे। देन उसकी ड्यूटी बनती है कि अगर ब्रीफ केस के बाहर कुछ नेम प्लेट या कुछ ऐसे उसको टैग मिलता है कि उससे ट्रू ओनर तक पहुंचा जा सकता है, तो वो उसको अच्छे से ढूंढे, ये उसकी ड्यूटी बनती है टू फाइंड आउट द ट्रू ओनर ऑफ दैट प्रोडक्ट। बट सारी कोशिश करने के बाद भी उसको ट्रू ओनर नहीं मिल रहा है, ओके, इफ ओनर कैन नॉट फाइंड आउट आफ्टर रीजनेबल डिलीजेंस, वो नहीं मिल रहा है, देन क्या होता है, और या फिर वो डिमांड उससे कोई प्रोडक्ट ऐसे लेने आ रहे हैं जिससे कि वो लॉफुल चार्जेस नहीं पे करे। सपोज कीजिए उसको फाइंडर मिल गया, फाइंडर आया कि लाओ भाई मेरा सामान दो जो आपके पास है, तो वो कहता है कि मैंने आपके सामान की देख रेख करी है, या कुछ ऐसा सामान था जो कि खराब हो सकता था, तो पहले मेरे चार्जेस मुझे दीजिए, ठीक है, मेरा खर्चा मुझे दीजिए, ये मैंने आपके तक पहुंचने के लिए यहाँ यहाँ पर गया, ये किया। और लेकिन वो जो नेक्स्ट पर्सन लेने आया वो खर्चा देने से मना कर देता है, इस केस में भी जो फाइंडर होगा उसको कंप्लीट राइट है कि वो गुड्स को अपने पास रख सकता है। ऑल राइट, लॉफुल चार्जेस क्लेम कर सकता है वो आपने। सो व्हेन द थिंग्स इज इन डैमेज, या कुछ ऐसा सामान है जो कि खराब हो जाएगा 1 या 2 दिन में, तो वो उसको भी बेच सकता है, राइट। सो दीज आर द थिंग्स व्हेन फाइंडर ऑफ द गुड सेल्स देम अंडर दिस सिचुएशन, तो बायर के पास एक अच्छा टाइटल आ जाएगा। ऑल राइट बच्चे, सो विद दिस आई होप आपको इस सेक्शन 27 और इसकी जितनी भी हमने एक्सेप्शंस की हैं वो अच्छे से समझ में आई हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, बट कीप रीडिंग एंड कीप स्टडिंग। टिल देन हैव अ गुड डे। थैंक यू।